नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक ऐसे मिसाइल सिस्टम के बारे में है जो अपनी यूनिक टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी हेडलाइन पर आ रही है। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से अभी एक नया लाइटवेट टैक्टिकल मिसाइल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसका नाम टीजर बताया जा रहा है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम है जो बैटलफील्ड डायनामिक्स को एकदम से बदलने की पूरी ताकत भी रखता है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे टीजर मिसाइल की इनोवेटिव डिजाइन, टेक्नोलॉजी और इंडिया के साथ इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के पॉसिबल कोलैबोरेशन के अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टीजर मिसाइल के डिजाइन और उसके यूनिक गाइडेंस सिस्टम के बारे में। ट्रेडिशनल गाइडेड मिसाइल की तरह इसमें कोई भी इनबिल्ट होमिंग सिस्टम मौजूद नहीं होने वाली है। इसके बदले ये मिसाइल एक एक्सटर्नल ऑप्टिक साइट, जिसे टीजर साइट कहा जाता है, उसके थ्रू इसे गाइडेंस को प्रोवाइड किया जाता है। ये सिस्टम एक ऑटोमेटिक कमांड टू लाइन ऑफ साइट गाइडेंस सिस्टम पर काम करता है, जो ऑपरेटर को एक लाइव फीड देता है और मिसाइल को रियल टाइम स्टीयर करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका एक और बड़ा एडवांटेज है कि ये GNSS इंडिपेंडेंट है, यानी कि इस पर जैमिंग का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। अब बात करते हैं इसकी पोर्टेबिलिटी और ऑपरेशनल यूज की। टीजर मिसाइल का वजन सिर्फ 5 पाउंड से या उससे भी कम है और इसे इन्फेंट्री यूनिट्स और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक सोल्जर लॉन्च सिस्टम है जो यूज़ करने में आसान और डिप्लॉय करने में क्विक है। इसकी रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है और फ्लाइट स्पीड करीब 200 मीटर पर सेकंड के आसपास की है, जो इसको एंटी पर्सनल और लाइट आर्मर्ड व्हीकल को टारगेट करने के लिए परफेक्ट चॉइस बनाता है। इसकी खासियत सिर्फ पोर्टेबिलिटी तक ही सीमित नहीं है। टीजर मिसाइल का लो कॉस्ट डिजाइन ग्राउंड फोर्सेस के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल सोल्यूशन को भी ऑफर करने वाला है। बैटलफील्ड में चाहे रफ टेरेन हो या लाइट अर्बन कंडीशन हो या एनवायरनमेंट हो, ये मिसाइल अपने लाइन ऑफ साइट टारगेटिंग सिस्टम की वजह से हर कंडीशन में एक्यूरेसी को डिलीवर कर सकता है। अब सवाल उठता है कि इंडिया का इस मिसाइल सिस्टम से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर बात होती है इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन प्लान की। इजरायल का प्लान है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करे, जिसमें भारत उनकी लिस्ट में पहले नंबर पर है। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल से इस बात को कंफर्म किया कि वो इंडिया को सिर्फ एक ग्लोबल प्रोडक्शन हब के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि एक एक्सपोर्ट बेस के तौर पर भी डेवलप करना चाहते हैं। इजरायल के ऊपर अभी गाजा और लेबनान के साथ चल रही लड़ाई की वजह से काफ़ी लोड पड़ रहा है। इस वजह से वो अभी अपनी डोमेस्टिक फैसिलिटी के ऊपर जो स्ट्रेन पड़ रहा है उसको कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भारत के साथ एक पार्टनरशिप करना और सिस्टम को भारत में मैन्युफैक्चर करना उनके लिए एक विन इन सिचुएशन बन सकता है। फ्यूचर वॉरफेयर में लाइटवेट और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर इन सिस्टम को भारत में बनाना भी भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली, क्योंकि हम सिर्फ इंपोर्ट करने के बजाय को डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए अपने डिफेंस सिस्टम को और इको सिस्टम को और भी मजबूत कर सकते। और आगे चल के हम जिस तरीके से बैरक सिस्टम को भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेम तरीके से इस टीजर मिसाइल को भी भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और आर्मेनिया की तरफ से है। अभी भारत और आर्मेनिया के बीच एक नए डिफेंस कोलैबोरेशन की बातें सामने आ रही है। रिसेंटली भारत की तरफ से पिनाका रॉकेट की पहली यूनिट को आर्मेनिया को डिलीवर किया जा रहा है। साथ ही अभी HAL की तरफ से मैन्युफैक्चर किए जा रहे डोनर डू 228 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर भी दोनों देशों के बीच डिस्कशन करने की बात सामने आई है। ये डील ना सिर्फ दोनों देशों के बीच ग्रोइंग डिफेंस टाइज को रिफ्लेक्ट करती है, बल्कि एक रीजनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एयरक्राफ्ट की फीचर, आर्मेनिया के लिए इसकी जरूरत और इंडिया के लिए इस डील की स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले आर्मेनिया के एयरफोर्स फ्लीट की बात करें तो आर्मेनिया के पास अभी फिलहाल सिर्फ 3 ल्यूशन IL-76 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि हैवी लिफ्ट ऑपरेशन के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि उनके पास टैक्टिकल और लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कमी है। इसी गैप को फिल करने के लिए HAL का डोनर डू 228 एक परफेक्ट सोल्यूशन बन सकता है। ये एयरक्राफ्ट उनको सिर्फ लाइट कार्गो और पर्सनल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मेडिकल इवैक्यूएशन और ट्रूप मूवमेंट के लिए भी एक वर्सेटाइल सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेगा। अब अगर बात करें आर्मेनिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को क्यों इवैल्यूएट किया जा रहा है, तो डोनर 228 को शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। आर्मेनिया के टेरेन काफ़ी माउंटेनस है, जहां पर रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी लिमिटेड और काफ़ी छोटे हैं, और ऐसे कंडीशन में डोनर 228 एयरक्राफ्ट इस तरीके की छोटे साइज के रनवे में और ख़राब रनवे से भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट का पेलोड कैपेसिटी करीब 2000 kg तक है, जो स्मॉल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रूप मूवमेंट के लिए सफिशिएंट है।
इसका रेंज करीब 700 नॉटिकल मील तक है, जो कि आर्मेनिया के रीजनल ऑपरेशन के लिए परफेक्ट बनता है। इसके अलावा डोर्नाडो 228 का ट्विन टर्बोप्रॉप इंजन रिलायबल है। इसका मेंटेनेंस काफी आसान है, जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स जेट सिस्टम के कंपैरिजन में एक एडवांटेजेस देता है, साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। और ये सारी खासियत इस एयरक्राफ्ट को लो कॉस्ट और एफिशिएंट सोल्यूशन बनाने वाली, जो आर्मेनिया के डिफेंस ऑपरेशन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत और आर्मेनिया के बीच ये डील क्यों इंपॉर्टेंट है। आर्मेनिया ने पिछले कुछ महीनों में भारत के साथ डिफेंस रिलेशन काफ़ी मजबूत किया है। पिछले साल ही आर्मेनिया की तरफ से भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीदा गया था। इसके साथ कुछ और डिफेंस इक्विपमेंट को ऑर्डर किया गया था और आज भारत की तरफ से पिनाका रॉकेट की पहली रेजिमेंट को आर्मेनिया को डिलीवर किया जा रहा है। इसके अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो रीजनल टेंशन अभी चल रहे हैं, उनको देखते हुए आर्मेनिया को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना भी काफी जरूरी है। डोर्नाडो 228 का इंक्लूजन उन्हें टैक्टिकल मोबिलिटी और लॉजिस्टिक में काफी सपोर्ट करने वाली है। दूसरी तरफ ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी एक बड़ा स्टेप होने वाला है। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट को बेचने का सवाल नहीं है, बल्कि भारत की मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग गोल का एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी होने वाला है। और इस डील के जरिए भारत अपने पार्टनर कंट्रीज के लिए एक रिलायबल डिफेंस सप्लायर के तौर पर भी आगे बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट एक इंडिजिनस 30 mm की गन सिस्टम को लेके, जिसे अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किया गया है। तो कल्याणी ग्रुप ने अभी अपनी नई 30 mm स्टैंडर्ड की नेवल गन सिस्टम को अनवील किया है, जो खास करके स्मॉलर वॉरशिप के लिए डिजाइन किया गया है। ये गन भारत की मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए एक सिग्निफिकेंट एडिशन होने वाला है। आज हम बात करेंगे इस गन के एडवांस फीचर्स, इसकी टेक्निकल इंपोर्टेंस और भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए इस प्रोजेक्ट के रोल के बारे में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कल्याणी ग्रुप अभी इंडियन नेवी के लिए 3 अलग अलग तरह की नेवल गन मॉडल को डेवलप करने पर काम कर रही थी और ये 30 mm का नेवल गन उन्हीं प्रोजेक्ट में से पहला प्रोजेक्ट है। इस गन का मेन ऑब्जेक्टिव स्मॉलर वेसल को एक हाईली इफेक्टिव क्लोज इन डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि जिस तरीके से हम अभी AK-630 सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ये गन उसी कैटेगरी का सिस्टम होने वाला है, जो कि फास्ट मूविंग टारगेट जैसे कि इनकमिंग मिसाइल, ड्रोन्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन गन की खास बात इसका स्टेल्थ सील्ड होने वाला है, जो इस कैटेगरी की वेपन में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो रडार क्रॉस सेक्शन को मिनिमाइज करता है। साथ ही ये सील्ड खराब मैरीटाइम एनवायरमेंट्स में या बैटल में मेन गन को प्रोटेक्शन को भी प्रोवाइड करने वाला है। आमतौर पर मैरीटाइम एनवायरमेंट्स डायनामिक होते हैं, जहां पर वेसल कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है और हिलता रहता है, तो ऐसे में किसी भी टारगेट के ऊपर एक्यूरेट फायरिंग करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे सिचुएशन को फेस करने के लिए इस गन में एक एडवांस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक्यूरेटली हर तरीके के कंडीशन में भी एक्यूरेसी को प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा हाई रेट ऑफ फायर के साथ ये गन ड्रोन्स, मिसाइल्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट जैसे थ्रेट को भी इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। इसके अलावा इस गन को कुछ इस तरीके से बनाया गया कि इसको किसी भी तरीके के वेसल में बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है और मिनिमल मॉडिफिकेशन के साथ इसको किसी वेसल में इंस्टॉल किया जा सकता है। इस गन का एमुनेशन हैंडलिंग सिस्टम रैपिड रिलोडिंग और अलग अलग तरह के एमुनेशन को एक ही बार में इस्तेमाल करने को सपोर्ट करता है, जो कॉम्बैट सिचुएशन में काफी प्रैक्टिकल भी होता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक नेवल गन को बनाने तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये भारत के इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को मजबूत करने की तरफ एक बड़ा कदम था। इस गन का डेवलपमेंट डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्योर 2020 की मेक 1 कैटेगरी के अंदर फंडिंग किया गया था। ये कैटेगरी हाई प्रायोरिटी और हाई इंपैक्ट इंडिजिनस डिफेंस प्रोजेक्ट को प्रमोट करती है, ताकि भारत क्रिटिकल डिफेंस एरिया में सेल्फ लैंड बन सके। कल्याणी ग्रुप के इस 30 mm की नेवल गन का फोकस भारत की मैरीटाइम फोर्सेस को एक मॉडर्न और इफिशिएंट सोल्यूशन को प्रोवाइड करने वाला है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ फॉरेन आर्म्स पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करेगा, बल्कि भारत को एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के सपने को भी एक रियलिटी के करीब ले जाएगा। अगला अपडेट अपाची हेलीकॉप्टर की तरफ से है। दिसंबर 2024 में इंडियन आर्मी को अपनी पहली 3 अपाची हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया जाने वाला है। ये डिलीवरी भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही इसमें हुआ 6 महीने का डिले भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, जो ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। बोइंग H-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे एडवांस या मॉडर्न कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में गिना जाता है। इंडियन आर्मी के लिए ये गेम चेंजर बनने वाली है, खास करके वेस्टर्न बॉर्डर के डेजर्ट कंडीशन में। ये हेलीकॉप्टर काफ़ी वर्सेटाइल है और इनका डिप्लॉयमेंट क्लोज एयर सपोर्ट, प्रिसीशन स्ट्राइक और रिकॉनेंस मिशन में किया जाने वाला है। डेजर्ट रीजन के चैलेंजेस और ओपन और वास्ट टेरेन में जहां पर स्पीड और प्रिसीशन की जरूरत पड़ती है, अपाची हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटीज एनिमी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में क्रिटिकल रोल प्ले करने वाली है।
ग्राउंड ट्रूप के लिए भी एक बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर बनने वाला है, जहां फास्ट मूविंग थ्रेट्स और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए एक एडवांस एरियल सपोर्ट को प्रोवाइड किया जा सकेगा। इंडियन आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये इंडियन आर्मी की एविएशन कोर में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। पहले से ही इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लीट मौजूद है, जो 2019 से 20 के बीच इंडक्ट किए गए थे। उसके बाद इंडियन आर्मी के लिए भी एडिशनल 6 यूनिट को खरीदने का फैसला किया गया था, क्योंकि आर्मी की तरफ से भी अपाचे हेलीकॉप्टर को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। और अभी इनकी डिलीवरी इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर बनने वाला है, जो कि अब एयरफोर्स से इंडिपेंडेंट होकर भी अपनी खुद की अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लीट को ऑपरेट करने वाले हैं। ओरिजिनली हेलीकॉप्टर फरवरी 2024 तक ही आर्मी को डिलीवर होने वाले थे, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से डिलीवरी अभी दिसंबर 2024 तक डिले हो चुकी है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की फ्यूचर टैंक को लेके है। दोस्तों, भारत के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल की सर्वाइबिलिटी अब एक नए लेवल पर पहुंचने वाली है। हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैबोरेटरी की तरफ से अभी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर सिस्टम में काफ़ी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट को हासिल कर लिया गया है। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर मार्क 1, मार्क 2 और नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर जैसे तीन सिस्टम को अभी हाई एक्सप्लोसिव मेटल रिसर्च लैब की तरफ से डेवलप कर लिया गया, जो भारत को अपनी सेल्फ रिलायंस और मॉडर्न बैटलफील्ड सर्वाइबिलिटी को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। सबसे पहले हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैब की तरफ से एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर मार्क 1 को बनाया गया था, जिसे हमारे T-72 टैंक्स फ्लीट में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से ग्लोबल स्टैंडर्ड में अभी मौजूद T-72 टैंक्स के मुकाबले भारत के T-72 रिलेटिवली बेहतर सेफ्टी को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हाई एक्सप्लोसिव मेटल रिसर्च लैब की तरफ से एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर की मार्क 2 वेरिएंट को डेवलप किया गया था, जिसको खास करके अर्जुन टैंक में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसे अभी T-90 टैंक में भी इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है, जो रशियन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से बेहतर परफॉर्मेंस और सेफ्टी को प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन अभी बदलती हुई आर्मर्ड वॉरफेयर टेक्निक को देखते हुए हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैब की तरफ से एक नई आर्मर को डेवलप किया गया, जिसको नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर का नाम दिया गया है। इसको खास करके टैंडेम शेप चार्ज वॉर्डेड और काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल को काउंटर करने के लिए डेवलप किया गया था। यह आर्मर बहुत ही आसानी से टैंक पर फिट किया जा सकता है, और ये टैंडेम शेप चार्ज वॉरेड की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी को 50% से भी ज़्यादा तक रिड्यूस करता है, और काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल यानी कि APF STS एमुनेशन की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी को 30% तक रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ने मल्टीपल टेस्ट और इवोल्यूशन को बहुत ही आसानी से क्लियर कर लिया है, और अभी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि CVRD के साथ कोलैबोरेशन में एक T-72 टैंक पर मॉकअप फिटमेंट को किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में इसकी इंस्टॉलेशन एस्पेक्ट को फाइनलाइज किया जा सके। ये सिस्टम डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी और CVRD के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, जो खास करके भारत की नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक के लिए बनाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर बेहतर सेफ्टी को प्रोवाइड करने के साथ साथ काफ़ी हल्का भी होने वाला है, जिस वजह से टैंक में इसे इंटीग्रेट करने से टैंक का वजन बस 1.6 टन के आसपास ही इंक्रीज होने वाला है, जिससे टैंक की मोबिलिटी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हाई एक्सप्लोसिव मेटल रिसर्च लैब की एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर सिस्टम सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, बल्कि भारत की डिफेंस ऑटोनॉमी की तरफ एक बड़ा कदम है। ये सिस्टम बैटलफील्ड में इंडियन टैंक्स को मॉडर्न और एडवांस थ्रेट के अगेंस्ट में अनपैरेलल प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, और इनको अभी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के टेंडर में खरीदे जाने वाले टैंक्स में ऑपरेशनल करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।